ओके सो आज का टॉपिक है आईटीआर और इन्वेस्टमेंट्स। जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या वो एफडी की है या स्टॉक मार्केट में है, म्यूचुअल फंड्स में है, उसका और अपने आईटी रिटर्न भरने का जो है हम कनेक्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल हम कनेक्शन नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और रिसेंटली बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव है, स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ कोविड। बहुत से लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है, लेकिन आईटी रिटर्न भरते समय वो सिर्फ, मोस्ट ऑफ द पीपल हम जॉब करते हैं तो सैलरी का ही भरना चाहिए, इस थॉट प्रोसेस से हम जाते हैं। तो उस रिगार्ड में हमको क्या पता होना चाहिए, ये बताने का मेरा ये प्रयत्न है। तो सेशन में हिंदी में लूंगा क्योंकि सबको मराठी समझ में नहीं आएगी, बट मैं मराठी हूँ, सो आपको अगर डाउट्स पूछना है हिंदी में नहीं पूछ सकते तो मराठी में आप पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ सकते हो। सेशन में इंग्लिश और हिंदी के कॉम्बिनेशन में कंडक्ट करूंगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंडिकेटिव है। गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते रहते हैं टैक्सेशन के, तो लेटेस्ट रूल्स, अगर आप ये वीडियो बाद में यूट्यूब पर देख रहे हैं तब तक रूल्स कोई चेंज हो गया तो आपको लेटेस्ट रूल्स को समझ लेना चाहिए। मैं खुद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, और इस तरह की कोई संस्था का या इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस का या ट्रेडिंग अकाउंट का या डीमेट अकाउंट का मैं रिकमेंडेशन भी नहीं दूंगा। अगर ऐसा कोई मेरे डिस्कशन में रिकमेंडेशन आ भी जाए तो उसको आप एग्जाम्पल समझिए, रिकमेंडेशन ना समझिए। यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो मेरे व्यूज है और मेरे 14 साल के इन्वेस्टिंग और पर्सनल टैक्स फाइलिंग जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर निर्भर है। आपका जब आपको आईटीआर फाइल करना होगा तो आपका पर्सनल टैक्स कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड होगा उसके साथ सलाह मशवरा करके फिर उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। Don't go by my views. Okay. So I am Avinash Jadhav, founder and trainer at and mentor at bffmoney.in. bffmoney.in ये संस्था ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, इन मामलों में हम लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्स भरना और टैक्स का रेगुलरली फाइल करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का ये कंप्लेंट होता है कि गवर्नमेंट हमसे बहुत सारा टैक्स वसूलती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो करेंसी है हम लोग यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको एक करेंसी प्रोवाइड किया है, तो गवर्नमेंट का एक तरह से अधिकार बनता है कि वो टैक्स ले और पूरे देश को चलाने में जो भी खर्चा आते हैं उसको चलाए। तो टैक्स सही है या गलत है ये डिस्कशन हम नहीं करेंगे। टैक्स भरने का सही तरीका क्या है और क्यों भरना चाहिए इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टैक्स फाइलिंग, आईटीआर अगर आप नहीं भरते हो किसी कारण से तो आईटीआर हर एक व्यक्ति को भरना चाहिए, चाहे उसका कुछ छोटा सा ही इनकम हो, 50,000 60,000 ही साल का इनकम हो, तो भी उसको आईटी रिटर्न भर लेना चाहिए। बिकॉज ये हमारे पूरे साल का एक रिपोर्ट होता है। जिस तरह से स्कूल में हम पहली कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर 10वीं कक्षा में जाते हैं, तो जब हम 12th में जाते हैं तो हमको सिर्फ 10th की मार्कशीट पूछी जाती है, 9th की, 7th की, 6th की नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि हर साल हमने एक रिकॉर्ड क्लोज करके उसके बाद ही हमको आगे भेजा गया है। ये सिस्टम में कॉन्फिडेंस है लोगों को। इसी तरह से आपका फाइलिंग जो है, रिटर्न फाइलिंग जो है, आपको हर साल का जो हमारा रेंज है, जैसे 1st ऑफ अप्रैल से लेके 31st ऑफ मार्च तक का जो पीरियड है, उसका एक पूरा हिसाब लगा के अगर हम आईटी रिटर्न भरते हैं तो वो अगले साल के लिए हम लोग क्लीन स्लेट से शुरू करते हैं। पिछले 10 साल का, 20 साल का हम कुछ भी याद नहीं रख सकते। सारे बैंक अकाउंट 20 साल पहले के निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने आईटी रिटर्न भरा हुआ है तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर आप सैलरी लेते हैं तो और आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट होता है तो आपकी कंपनी जो है वो सैलरी का इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देती है। आप अगर अपने आईटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे, जो अगर आपने नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, और उसमें आप देखेंगे कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है, पीएफ डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात करें, जहाँ पे आप स्टॉक्स लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, बेचते हो, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को भेजी जाती है रेगुलरली। जैसे भी आपका प्रॉफिट बुकिंग हो, आपको कोई डिविडेंड आता है स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप आईटी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। आपका छुपाने से उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर लॉस हो तो भी फाइलिंग करना, रिटर्न फाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लॉस को दिखाना ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहला बात है आईटीआर का कौन सा फॉर्म उसको यूज करना चाहिए। आईटीआर के फॉर्म्स के प्रकार। तो आईटीआर का सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है वो आईटीआर होता है। अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है और आपके पास एक घर है जिसका आप रेंट एज एन इनकम लेते हो, तो आईटीआर 1 फॉर्म आप भर सकते हो। इसका जो कॉस्ट है, 1,000 रुपए तक चार्ज आपको कंसल्टेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 है या सैलरी स्लिप है उसकी इन्फॉर्मेशन आईटी पोर्टल पर ऑलरेडी
अपलोड हो चुकी है, आप ये खुद भी सीख कर सकते हो। तो आपको ये जो 500-1000 रुपए का जो खर्चा है वो आप बचा सकते हो। लेकिन पहली बार अगर आप कर रहे हो तो आप किसी की मदद लेके करें, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब इससे कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो सकती है कि सैलरी भी है आपकी, आप कोई रेंटल लेते हो या शायद आपका घर नहीं भी है लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है, और कैपिटल गेन्स या डिविडेंड। इसका मतलब है कि आपने म्यूचुअल फंड्स लिया हुआ है, उसका आपको कोई प्रॉफिट आया है, या आपने कोई स्टॉक खरीदे हुए हैं आपके डीमैट अकाउंट में, उसका आपको डिविडेंड आया है। इस तरह का कोई भी इनकम है, भले वो 1 रुपया का डिविडेंड हो, आपको ITR 2 इस प्रकार का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, जिसमें आपको सैलरी के अलावा कैपिटल गेन्स की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ती है। आपको ITR 2 ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका जो कॉस्ट है, आपको टैक्स कंसल्टेंट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर सकता है, 1000 से 2000 के बीच में हो सकता है। अब आपका कोई बिजनेस है, या आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग किया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में दो प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, एक जिसमें आप केवल स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं, या आपने म्यूचुअल फंड्स लिया और खरीदा या बेचा है, तो आपको कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने किसी प्रकार का ट्रेडिंग किया है, या तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो सकता है, आजकल फॉरेक्स के कुछ एप्स आते हैं, या तो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया है, या आपने फॉरेक्स की कोई एप्स में ट्रेडिंग किया है, तो ये सारा जो है आपका बिजनेस इनकम कंसिडर होता है। या आपकी कोई शॉप है, या आप कोई और चीज घर में ही आप कुछ चीजें बेचते हो, ऑनलाइन बेचते हो, तो ये सारे बिजनेस के अंदर कंसिडर होते हैं। इस बिजनेस में अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन मेजर है, और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या आप ऑनलाइन बिजनेस में हो। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है जैसे आपने ऑनलाइन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग किया है, तो उसके सारे जो रिकॉर्ड्स है वो ऑनलाइन सेव होते हैं, उसमें आपको फिजिकल कैश की हैंडलिंग नहीं होती है। अगर इस प्रकार का बिजनेस है जिसमें सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या मेजोरिटी 95% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, तो आपको 10 CR तक अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको ITR 3 ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसको बिजनेस IT रिटर्न भी बोलते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, आपको टैक्स कंसल्टेंट 2 से 5 हजार के बीच में चार्ज कर सकता है। अब टैक्स कंसल्टेंट की अगर आपको जरूरत है, तो टैक्स बडी नाम का एक वेबसाइट है, जो मैं रेकमेंड तो नहीं करता बट मैंने किया हुआ है। तो उनका अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उनकी तरफ से भी आपको फोन आते हैं, और आपको ये कोटेशन कितना कॉस्ट लगेगा ये बताया जाता है, तो उसको आप कंपैरिजन के लिए यूज कर। फ्लेक्स ऐसा होगा कि आपका टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है, 10 करोड़ के ऊपर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर है, या कोई बिजनेस का टर्नओवर है, या आपका कैश हैंडलिंग वाला बिजनेस है जिसमें आपका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। जैसे मान लो आपकी किराना शॉप है, बट सेल्स है साल का वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और मेजोरिटी आपका कैश में हो रहा है, तो आपको ITR 3 फॉर्म के साथ साथ टैक्स ऑडिट भी करवाना इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑडिट वो होता है जिसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, आपका बैलेंस शीट बनाता है, आपका कैपिटल अकाउंट बनाता है, आपके स्टॉक पोजीशंस है, वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाता भी है, और उसको IT पोर्टल में अपलोड भी करता है। जो नॉर्मल बिजनेस रिटर्न होता है उसमें आपके बैलेंस शीट बनते हैं, लेकिन वो केवल आपकी यूज के लिए है, आपके हिसाब के लिए है, वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड नहीं होते। लेकिन जब टैक्स ऑडिट की बात आती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स IT पोर्टल पर अपलोड भी होते हैं, ताकि आपको हर साल उसको कंटिन्यूटी में दिखाना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर अगर आपके पास आपका जो नेटवर्क है, मान लो आपका नेटवर्क 1 करोड़ था, और इस साल 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो वो बीच के 10 लाख कैसे आए उसका हिसाब लगाने में उनको आसानी होती है। इसलिए ITR 3 के साथ टैक्स ऑडिट भी किया जाता है जब आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है। ठीक है। अब ये बेसिक ITR फॉर्म्स है, इसके बाद ITR 4, 5, 6 फॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन वो मोस्टली इंडिविजुअल्स के नहीं है, मोस्टली कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म्स उसके लिए है, तो मैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब सैलरी के दो हेलो टैक्स सर। रेजिम्स, या यहाँ तक हेलो कोई सर। डाउट है? सॉरी, लेट मी वेट। हाँ यस सर, डाऊट आहे इसलिए बोला हूँ करायचं. हाँ हाँ, बोला। सर पाठीमागची स्लाइड घ्या ना. हा. ते वरचे दोन आहेत ना सर, ते मला समजले नाहीत, 1 आणि 2 नंबरचं. हाऊस ओनली आणि त्याच्या ITR 1 आणि ITR 2चं. ITR 1 त्याच्यासाठी आहे ज्याच्याकडे फक्त सॅलरी आहे आणि जास्तीत जास्त एका घराचं रेंटल येत आहे, किंवा फक्त सॅलरी आहे तरी सॅलरी चालेल। सॅलरी सॅलरी सर, सॅलरी लिमिटचं नाही ना त्यामध्ये काय? सॅलरी लिमिट काही नाही, तुम्हाला फक्त सॅलरीचं इन्कम आहे, तुम्हाला ITR 1 फॉर्म भरायचा आहे। ओके. सर सॅलरी एक मला लिमिट तुम्ही टॅक्स विचारायचं आहे. कॅल्क्युलेशनसाठी थांबला। हा, तर आता तुम्ही जे म्हणता की एक घर असलं पाहिजे किंवा रेंट, मैक्सिमम ते तुमच्या नावावर असलं तर का, म्हणजे कसं? रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपको भरना पड़ेगा।
म्हणजे माझ्या नावावर जी संपत्ती आहे त्या पुरतं मी बघायचं ना. राईट, तुमच्या नावावरती संपत्ती आहे आणि तुमच्या बँक अकाउंट मध्ये पैसे येतात रेंटलचे. मग कारण ठीक सर आहे, मग काय तसं होते असेल. माहिती का, ITR चा कन्सेप्ट ना थोडा क्रिटिकल वाटतोय माहिती, म्हणजे एकतर समजण्यात ना थोडा वेळ वाटतोय मला. नहीं नहीं, सिंपल है ना। आईटीआर फॉर्म कुठला भरायचा है, आईटीआर फॉर्म कौन सा आपको भरना है इसका डिसीजन है आपका। सिंपल सैलरी इनकम है और मैक्सिमम आपके पास एक घर है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी आपको आईटीआर 1 भरना है, सिर्फ सैलरी है तो भी आईटीआर 1 का फॉर्म भरना है। सर और उसका इंटरेस्ट, आता, हा सर, तर नाहीच भरला तर त्याचा बेनिफिट्स काय म्हणतो आपण, निगेटिव्ह या पॉझिटिव्ह काही इम्पॅक्ट पडू शकतो का, म्हणजे आता अच्छा सॅलरी नाहीच असेल भरला तर हा तुम्हाला सॅलरी असेल तुम्हाला मी एक 30,000 एग्जांपल समजा. सांगतो, मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल बताता हूँ। ओके, आई नो अ लेडी जो हाउसवाइफ है और कोचिंग क्लास चलाती है, ठीक है। ओके उनका साल का इनकम ना तकरीबन 3 लाख 4 लाख है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास। और उनका घर का जो मेजोरिटी खर्चा है वो हस्बैंड चलाते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब करते हैं। ओके, अब वो पिछले ओके 10-12 साल से ये कर रही है और उनका स्टूडेंट बेस जो है बढ़ते जा रहा है, बिकॉज वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। ओके साल 3 लाख 3.5 लाख का इनकम आता है, जो कि आईटी रिटर्न के, टैक्स फाइलिंग के, टैक्स कैलकुलेशन की इसमें नहीं आता है। मतलब उनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स 0 पड़ता है, हाँ यस ठीक है। लेकिन 10 साल 12 साल तक अगर वो 3-3 लाख बैंक में जमा करती रहेंगी तो 10 साल बाद क्या होगा पता है, वो 35 लाख 40 लाख हो जाएंगे। यस और वो 35 लाख 40 लाख अगर उन्होंने कैश में रखे हैं या बैंक में भी रखे हैं, और वो कुछ मान लो घर लेने के लिए गए या गोल्ड लेने के लिए गए अपनी बेटी की शादी के लिए, तो इतना बड़ा अमाउंट जब कोई देखेगा तो वो जाहिर सी बात है कि पैन कार्ड मांगेगा। यस पैन कार्ड शायद होगा भी उनके पास, तो वो पैन कार्ड दिखाएंगे तो उस पैन कार्ड पे ऐसा दिखेगा कि उन्होंने इस साल में 40 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, बट उनके पास पिछले 10 साल का आईटी रिटर्न है ही नहीं। ओके तो ये 40 लाख उनका इनकम पिछले 10-12 साल का है या इस साल का है, ये कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मोस्टली फीस तो उन्होंने कैश में ली होगी हाँ यस और कैश में रखी भी होंगी। हमारे यहाँ पे लोगों का आदत है कैश में लेना, कैश में ही घर में रखना, या तो किसी बट फ्रेंड को दे बट दिया, सर फिर फ्रेंड से। बट सर त्यामध्ये टाइम टू टाइम केलं समजा बँकेत, हे आपण म्हणतो भरणा केला हम्म. तर तो दिसणार दिसणार ना टाइम टू टाइम, दिसणार ना म्हणजे मग, तुम्ही एकदमच दरवर्षी तर ते प्रॉब्लेम येणार का? नाही एका वर्षी तुम्ही 3-4 लाख रुपये भरा बँकेमध्ये आणि सांगा ही माझी सॅलरी आहे आणि याच्यावरती मला टॅक्स पडत नाही, मग टॅक्स नका भरू, पण तुमच्याकडे एक डॉक्यूमेंट है ना दरवर्ष मागचे 10 वर्षाचे, पिछले 10 साल के 10 डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होंगे दिखाने के लिए कि आपने 10 साल में 4-4 लाख कमाए हैं, तो आपके पास अभी 40-50 लाख जो है वो उस साल के हैं जिसमें आपको टैक्स भरना लायबिलिटी नहीं था, लेकिन आज आप दिखाओगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ना। हाँ यस तो इसके लिए टैक्स भरना इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे मेरे जो मैं जब कैब में ट्रैवल करता हूँ, छोटे छोटे सिंगल कार वाले कैब वाले जो होते हैं, वो लोग भी ऐसे करते रहे, मेरा इतना सा तो इनकम है, मैं क्या करूंगा, मैं इतना सारा एक्सपेंस है, कुछ बचता ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ, मैं टैक्स फाइलिंग क्यों करूँ। बट 10 साल बाद तो आपके पास कुछ होगा ना, फिर क्या करोगे। हाँ यस और वो टैक्स फाइलिंग करना अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो आप खुद से बिना खर्चे के भी कर सकते हो, तो फिर करना चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ सैलरी दिखाना है। जिनकी सैलरी नहीं है, छोटा मोटा इसका इनकम सर आता है। बेनिफिट्स क्या है, मतलब अभी क्या हमारे एक 3-4 लाख का पैकेज रहेगा, तो उसका बेनिफिट क्या है, आगे आगे क्या है? बेनिफिट यही है ना कि आपका हिसाब गवर्नमेंट के पास है पिछले 10-20 सालों का, आपके पास एकदम बड़ी अमाउंट अगर निकल जाए तो वो इस साल की नहीं है, ये आपको प्रूव करना नहीं पड़ेगा, ओके ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे पास 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का ही मार्कशीट है, तो ठीक है, तो चलता है। लेकिन अगर वैसा सिस्टम ही नहीं है कि हाँ मैंने कभी 10th का एग्जाम दिया ही नहीं है, 12th का दिया, ऐसा नहीं चलता ना, कुछ एक सिस्टम बना है, तो उसको अगर हम हाँ फॉलो करेंगे आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। आज के लिए हम देख नहीं रहे, हमको आगे 10-20 साल के आगे का सोचना चाहिए। ओके तो अगर सिंपल सैलरी भी है, नॉन टैक्सेबल भी है, तो भी आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आपको वो खर्चा लगता है तो आप खुद सीख जाइए, थोड़ा ऑनलाइन जाएंगे तो ये सैलरी का आईटीआर भरना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अपना इनकम डाल दीजिए, उसमें वो क्लोजर आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, फॉर्म आपके हाथ में आ जाएगा आईटीआर का, ओके ठीक है। उसको आप सेव करके रख दीजिए गूगल ड्राइव पर या किसी भी फोल्डर में। ओके सर, आपल्या ग्रुप मध्ये पाठवताल का फोटो, का नाही, म्हणजे काय फोटो काय ते स्क्रीनशॉट काढू, म्हणजे त्याचं आईटीआर 1 कसा भरायचा त्याचा त्याचं नाही नाही नाही, तुम्ही स्लाइड दाखवताय त्याचा. स्लाइड्स, हो स्लाइड्स पाठवेल मी, यस ओके स्लाइड भेज चालेल दूंगा, सर. ठीक है। और कोई डाउट है स्लाइड पे किसी को? नाही सर, म्हणजे डाऊट असेल तर मी विचारत जाईल, चालेल ना? हो चालेल चालेल, ओके चालेल, थँक्यू सर. ओके। आता टॅक्स मध्ये 2 रेजिम, टॅक्स में 2 रेजिम्स गवर्नमेंट ने डिक्लेअर किया है, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम।
ओके, तो इसका जो रेट्स है न्यू रेजिम में थोड़ा कम किया है गवर्नमेंट ने, 12 लाख तक ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, ये भी बंदोबस्त किया है, बिकॉज ये 20% यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करे तो 12 लाख तक न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। नो दिस परसेंटेजेस कैन चेंज, ये थोड़ा हर साल बदलता रहता है, तो इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो भी पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये टैक्स रेट जो है ये सिर्फ सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, रेंटल इसके लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स इसमें कुछ काम करते हो तो उसके लिए ये लिमिट्स नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको टैक्स कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा, उसका ये आपका सैलरी, टोटल सैलरी का रेंज उसमें एप्लीकेबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है, वो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होके आपको शायद उसमें जीरो टैक्स आ जाए, लेकिन उसका कैलकुलेशन ये लिमिट से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट्स लेते हो तो आई मेड अ लॉस, वाई फाइल आईटीआर, ये एक बहुत से लोगों का कहना होता है कि अरे मेरे तो स्टॉक्स में लॉस हुआ है तो मैं क्यों आईटीआर फाइल करूं। आपके जो लॉसेस है वो किसी भी बिजनेस का शुरुआत लॉस से ही होता है। अगर आप कोई शॉप सेटअप करते हो तो पहले साल में, पहले मंथ में ही आप फर्नीचर पे बहुत सारा, तकरीबन 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, वो सारा एक तरह से लॉस ही होता है, क्योंकि उसको आप फिर से बेच नहीं सकते, ठीक है। तो वो लॉस कवर होने के लिए आपको टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि आप इस साल का लॉस जो है अगले साल प्रॉफिट होगा तो वो कैंसिल आउट करते हो, लेकिन वो तब होगा जब आप लॉस दिखाओगे आईटीआर में, वो फाइल करोगे और आपका रिटर्न जो है टाइम में भरोगे। सेक्शन 139(3) इसमें लिखा गया है कि अगर आप फाइलिंग बिफोर द ड्यू डेट करते हो तो ही आपके लॉसेस कंसिडर किए जाएंगे अगले साल के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैंसिल होने के लिए, ठीक है। मतलब एक साल में आपने 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का लॉस किया, अगले साल आपका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल आपका 2 ही लाख का प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, क्योंकि 3 लाख आपका सेट ऑफ हो जाएगा पिछले साल के साथ। ये बिजनेस में भी है, ये एफ एंड ओ में भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो इसका और डिटेल में आपको बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब स्टॉक्स में आपने इस साल अगर कोई लॉस किया है, मान लो 50,000 का लॉस हुआ है, और आपको अगले 8 सालों में वो 50,000 रिकवर हो गए, तो आपको वो 50,000 का टैक्स उन सालों में नहीं देना पड़ेगा। सेम केस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस क्या है वो आगे एक स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। बिजनेस लॉस जो है, जो नॉन स्पेकुलेटिव, मतलब किसी भी प्रकार का बिजनेस या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसका भी लॉस आप 8 साल तक कैरी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो स्टॉक्स में तो आपको वो लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन है, ओके। तो जो लोग स्टॉक्स में एक्टिव है या फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्टिव है उनको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और एक बेनिफिट है लॉस को दिखाने का, सेम ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका यही चल रहा है, इसमें आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया लेकिन आपको रेंटल इनकम आ रहा है या कोई बिजनेस इनकम आ रहा है, तो दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। मान लो किसी और बिजनेस में आपका 1 लाख प्रॉफिट हो गया और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका 1 लाख लॉस हो गया, तो वो दोनों सेट ऑफ हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उस पर टैक्स कम भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सैलरी को इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, सैलरी इज नॉट इंक्लूडेड, सैलरी का टैक्स लगेगा ही लगेगा, सैलरी का टैक्स किसी भी तरह से सेट ऑफ नहीं होता है। ओके, टैक्स सेविंग, अगर आप ओल्ड रेजिम में हो तो ये सारे टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ नए जो लोग हैं वो न्यू रेजिम में ही जा रहे हैं, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का झंझट है उनको नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हो 80cc के इंस्ट्रूमेंट से, और नेशनल पेंशन स्कीम में एडिशनली आप 50,000 तक इन्वेस्ट करके उसका टैक्स बचा सकते हो। इस पे काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जो टैक्स सेविंग वाले फंड्स हैं उनका 3 साल का लॉक इन होता है, रिस्क उसमें मॉडरेट होता है, लेकिन रिटर्न 10 से 15% बनने का चांस होता है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी सेम है, उसमें हम इक्विटी और डेट प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें 60 साल तक लॉक इन रहता है, बीच बीच में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो ओनली ऑन स्पेशल केसेस। तो एमपीएस भी एक तरीका है जिसमें आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके सैलरी का टैक्स बचा सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली एलआईसी इंश्योरेंस, यूलिप, ये सारे प्रकार हैं इंश्योरेंस के, जिसमें एलआईसी इंश्योरेंस में तो आपको इतना रिटर्न नहीं आता है, यूलिप में इतना रिटर्न आ सकता है। पीपीएफ, पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसके भी टैक्स बेनिफिट्स 80cc के अंडर ही आते हैं, और जो 5 years का एफडी है उसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट और चिल्ड्रन के स्कूल के ट्यूशन फीस वगैरह है वो भी आप जोड़ सकते हो। इसका सबका लिमिट मैक्सिमम 1 लाख है, सिर्फ एनपीएस का एडिशनल 50,000 है। ओके, आप 30% के ब्रैकेट में आते हो तो 1.5 लाख के ऊपर 45,000 या 50,000 के ऊपर और 15,000 आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो होम लोन का जो है आपका इंटरेस्ट एडिशनली अगर जा रहा है तो साल में 2 लाख तक आप इंटरेस्ट के ऊपर 60,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो अगर आप 30% ब्रैकेट में हो। अगर आप 20% टैक्सेशन ब्रैकेट में हो
तो आपके 40,000 तक बच सकते हैं। ये ओनली फॉर होम लोन है, लेकिन एचआरए का बेनिफिट आप ले रहे हो तो होम लोन और एचआरए को कंबाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि होम लोन का मतलब है आप अपने घर में रह रहे हो और एचआरए का मतलब है कि आप रेंटेड घर में रह रहे हो। तो दोनों भी कुछ लोग क्लेम करते हैं और बेनिफिट लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप अपना और अपने पेरेंट्स का भरते हो तो आप 25,000 तक अपनी फैमिली का मेडिकल प्रीमियम का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, और पेरेंट्स का अगर 60 प्लस एज है पेरेंट्स का तो 50,000 तक आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस भरोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी ऑन द सैलरी इनकम। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ट्रेडिंग की जो इनकम है, जो मैंने कैपिटल गेन की बात की थी, उसमें क्या क्या प्रकार होते हैं और उसके टैक्सेशन कैसे होते हैं। तो डिलीवरी इक्विटी या डिलीवरी डेट, इसका मतलब है आप एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड लेते हो और उसको कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, हफ्तों के लिए या सालों के लिए रखते हो और फिर बेचते हो, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस प्रकार का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका जो टैक्सेशन है वो एसटीसीजी और एलटीसीजी के रूल्स के मुताबिक है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर आप इंट्राडे करते हो इक्विटी में, स्टॉक्स में, तो उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। अगर आप एफएनओ करते हो कमोडिटी में, इक्विटी में या करेंसी में, तो उसको नॉन स्पेक्युलेटिव कहा जाता है। करेंसी मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया है क्योंकि करेंसी अब बंद हो चुका है एनएससी के टर्मिनल पे पिछले 2-3 सालों से। पहले इसको एफएनओ कैटेगरी में करेंसी का फ्यूचर्स ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे, अभी वो बंद हुआ है फॉर नॉर्मल पीपल। सिर्फ जिनके एक्सपोर्ट प्रकार के फैक्ट्रीज है या बिजनेस है उनको ही अलाउड है। स्पेक्युलेटिव लॉस आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और स्पेक्युलेटिव लॉस आप नॉन स्पेक्युलेटिव के बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेम साल में ये आप एडजस्ट भी कर सकते हो। मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस या बिजनेस का जो लॉस है वो आप सैलरी छोड़ के किसी भी और इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो सेम ईयर में, या तो अगले 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले 8 साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट कैंसल आउट कर सकते हो, और उसका टैक्सेशन उस साल में आपका बच जाएगा टैक्स। ओके, अब शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। अब अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीदते हो और उसको 1 साल के अंदर अंदर बेचते हो, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कह सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, फिलहाल वो 20% उसके ऊपर टैक्स लगता है। पिछले साल तक ये 15% था, अब 20% इसका टैक्सेशन रेट हो चुका है। मतलब कि आप कोई स्टॉक खरीदते हो, 1 साल के अंदर अंदर बेचते हो, और आपको अगर मान लो 10,000 प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर आपको 2,000 टैक्स भरना पड़ेगा, 8,000 आप इनकम ले सकते हो। ठीक है, अगर डेट या प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो टैक्स आपका एज पर इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। मतलब आपकी जो भी इनकम है इसमें से वो टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, और अगर आप टोटली 30% के ब्रैकेट में तो आपको 30% टैक्स लगेगा, 10% के ब्रैकेट में तो 10% टैक्स लगेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है लोगों के लिए। ये इसलिए दिया जाता है बेनिफिट क्योंकि लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है कि आप 1 साल तक, 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करते हो किसी भी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को। अगर इसमें आप 1 साल के बाद प्रॉफिट लेते हो तो आपको 1.25 लाख पर ईयर तक प्रॉफिट ले जाने की टैक्स फ्री परमिशन है। उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो 12.5% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इट इज अबव 1.25 lakhs। अब लॉन्ग टर्म ऑन डेट फंड्स, म्यूचुअल फंड में एक डेट फंड का प्रकार होता है जो कि सेफ होता है, जिसमें फिक्स रिटर्न मिलता है। उसके ऊपर पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता था, मतलब कि उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलती थी, लेकिन अब वो पिछले 2 साल से शायद बंद हो चुकी है, 2 या 3 साल से, और उसको भी अब टैक्स एज पर इनकम स्लैब किया जाता है। ये किया इसलिए गया है क्योंकि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट लोगों की कम होकर इक्विटी की तरफ मुड़ जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट का प्लान था, तो ऐसा हो भी रहा है। एसआईपी की जो कलेक्शन है हमारी मंथली कंट्री की, अब पिछले महीने की देखें तो 26,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आप अभी अगर एसआईपी अभी भी नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का उससे सिंपल रास्ता नहीं है। अपना बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट है, जिसके लिए कुछ ना कुछ आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड जो है, आप किसी एडवाइजर को कॉन्टेक्ट करके सिंपली 2-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट खुल के इन्वेस्टमेंट एसआईपी की शुरू हो सकती है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में जो मैंने बताया लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स हार्वेस्टिंग है, उसका एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर एक्स, इन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2018 में, और उन्होंने ये सारा फंड 2024 में बेच दिया किसी खर्चे के लिए। मान लो उनकी बेटी की वेडिंग थी तो उसके लिए उन्होंने ये बेच दिया। अब 2018 से 2024 तक ये फंड को जो है
वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये डबल हो जाएगा, तकरीबन 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। किसी भी नॉर्मल फंड में आप लेते हो, नॉर्मल इक्विटी फंड हम कंसिडर करते हैं लास्ट कैप का, तो प्रॉफिट उनका 5 लाख बना है, लेकिन टैक्स एग्जिम्पशन उनको एक 1.25 लाख पर ही मिलेगा, क्योंकि 2023-24 इस साल में उन्होंने लिया हुआ प्रॉफिट है। तो बचा हुआ जो 3.75 लाख है उसको 12.5% का टैक्स रेट लगता है, तो टैक्स लायबिलिटी उनकी आ गई 46,875। मतलब उनको 10 लाख में से 46,000 टैक्स भरना पड़ेगा, और बाकी का पैसा तकरीबन तकरीबन 5% अमाउंट उनका चला गया उसमें से टैक्स भरने में। ठीक है, अब मिस्टर वाई, इनका एक एग्जांपल लेता हूँ। उन्होंने भी सेम किया है, 2018 में उन्होंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 2019 में उन्होंने ये अमाउंट देखा तो ये 5.6 लाख या 60,000 बढ़ चुका था। तो उस साल में 2019 साल में उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन यूज करने के लिए सोचा, और उन्होंने ये सारा फंड बेच के फिर से उसी फंड को अगले दिन या 2 दिन में खरीद लिया। तो अब क्या हुआ, ये जो 60,000 है उनको प्रॉफिट आ गया, वो उनके अकाउंट में आ गया, लेकिन ये पैसा फिर से इन्वेस्ट भी हो गया, आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन ये 60,000 के ऊपर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि उस साल के अंदर अंदर ये अमाउंट 1 लाख के अंदर थी। 2018 के रूल के हिसाब से 1 लाख तक टैक्स आप लॉन्ग टर्म गेन टैक्स फ्री ले सकते हो। अब ये 1.25 लाख हो चुका है लिमिट, लेकिन उस साल में ये 1 लाख था। तो ये 60,000 जो अमाउंट है वो 1 लाख के अंदर अंदर है, तो उनको टैक्स कुछ भरना नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने 2020 में भी यही किया, 21 में भी यही किया, 22 में भी यही किया। अगर उनका टैक्स आप देखना चाहे तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो 12% तक होता है। तो अगर पहले साल में, दिस इज फर्स्ट ईयर, ओके, 5 लाख करता है, अगले साल वो 5,60,000 हो गया, उसके अगले साल 6,72,000 हो सकता है, उसके बाद 7 लाख, 7,80,000, ऐसे बढ़ते जाएगा अमाउंट। पहले साल अगर आपने 60,000 प्रॉफिट लिया तो ये टैक्स फ्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख के अंदर है। तो आपने पूरा 5,60,000 इन्वेस्ट किया, अगले साल उसका 6,72,000 के आसपास बन गया, तो आपने ये बेचा और आपने 67,000 प्रॉफिट लिया, ये भी टैक्स फ्री है क्योंकि ये 1 लाख के अंदर अंदर है। ये पैसा आपने फिर से इन्वेस्ट किया और आपको 75,000 प्रॉफिट हुआ, ये भी टैक्स फ्री है क्योंकि ये भी 1 लाख के अंदर है। फिर इसको आपने फिर से इन्वेस्ट किया, आप फंड चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसी फंड में किया, ये भी अमाउंट 1 लाख के अंदर है, तो ये आपने टैक्स फ्री क्लेम किया। ईयर 6 में भी आप यही कर सकते हो, ईयर 7 में भी यही कर सकते हो। अभी ये जो लिमिट है ये 1.25 हो गया है, जो पिछले सालों तक 1 लाख था। तो इस अमाउंट को अगर वो कंटिन्यू करे तो इस पॉइंट पे ये अमाउंट 1.25 लाख के ऊपर जाता है। ठीक है, 1,32,000 प्रॉफिट है, तो 1,25,000 को माइनस कर देंगे तो बचा 7,000 टैक्सेबल। इसके ऊपर हमको कितना भरना है, 12.5%, मतलब कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, मतलब इतने साल कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी सिर्फ 1,000 रुपये का टैक्स है। लेकिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते तो जिस भी साल में आप बेचोगे उस साल में आपको जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 1.25 लाख छोड़ के बाकी सब पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये तो 5 ही साल की एग्जाम्पल ली मैंने, 10 साल की एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ये 5 लाख का 20 लाख बन जाएगा, और 20 लाख में 15 लाख प्रॉफिट होगा, 13-13.5 लाख पे टैक्स बनता है। ठीक है, तो 5 साल के बाद जब मिस्टर वाई ने ये फंड बेचा, तो क्योंकि उन्होंने हर साल रोटेट किया था, लास्ट के ईयर तक भी उनको प्रॉफिट लायबिलिटी 0 ही रही, क्योंकि हर साल में पहले 5 साल में ये प्रॉफिट 1 लाख के अंदर अंदर गया। एग्जाम्पल समझ में आया सबको? आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी में करते हो, तो आपका एडवाइजर ये चीज नहीं बताएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है। दूसरी बात, आपका सीए या आपका टैक्स कंसल्टेंट भी नहीं बताएगा, वो तभी बताएगा जब आप बेचोगे और आपका प्रॉफिट आईटी पोर्टल में दिखेगा। आपको ये खुद से सोच के हर साल रोटेट करने का प्लान करना है। ठीक है, अगर आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो मैं आपको फंड्स बाजार नाम का एक प्रूडेंट कंपनी का फंड्स म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने में हेल्प कर सकता हूँ फॉर दैट सेपरेटली। लेकिन अगर आपका अकाउंट है और आपका कोई एडवाइजर है तो उसके साथ बात करिए कि आपको हर साल जितना भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है हो सके तो उसको बेच के फंड को रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि जब 10 साल बाद 15 साल बाद आपको उस फंड की जरूरत होगी तब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी या तो नहीं होगी या तो कम हो जाएगी। ये समझ में आया एग्जांपल सबके? इस पे किसी का सवाल है? हाँ सर, तर आपण म्युच्युअल फंड बोलताय सर तुम्ही, पण आपण ते लॉंग टर्म साठी करतोय ना सर, पण प्रत्येक वर्षी असं कसं काय?
लॉंग टर्म साठी करतोय ऍडव्हर्टाईज वाल्यांकडनं म्हणजे ऍडव्हर्टायझरकडनं पाहिलंय की ते लॉन्ग टर्म साठी करतोय म्हणजे लॉन्ग टर्म म्हणण्याचा अर्थ असा है लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप बेच के उसका कोई कार खरीद लेते हो तो प्रॉब्लम है ना। अगर हाँ। आप उसको बेच के उसी फंड में या दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो पैसा तो लॉन्ग टर्म ही है। ये आप सर्कस किस लिए कर रहे हो? टैक्स बचाने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ये अलग टॉपिक है और टैक्स बचाना ये अलग टॉपिक है। बराबर, दोनों का 5 का 10 लाख ही हो जाएगा ना। इसलिए मैंने ये भी एग्जांपल लिया, इनका भी 5 लाख का 10 लाख बनेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, इनका भी 5 का 10 लाख बनेगा, लेकिन इनको 10 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि हर साल उन्होंने वो पैसा निकाल के वापस भर दिया और आईटी रिटर्न में भर दिया कि मैंने इतना प्रॉफिट लिया है और ये प्रॉफिट मेरा टैक्स फ्री है, तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। बट ये चीज 5 साल बाद नहीं कर सकते ना। जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल लिया आईटीआर भरने का, जो आपने पूछा था ना कि 10 हर साल क्यों आईटीआर भरना है, वो 10 साल बाद सवाल नहीं आए या 10 साल बाद टैक्स लायबिलिटी नहीं आए। इसके लिए सी गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमको ये रूल पता ही नहीं था। प्रॉब्लम ये है, हम क्या बोलते हैं कि 10 साल बाद मेरे को टैक्स बचाना है तो मैं क्यों टैक्स भरूं। बट गवर्नमेंट विल हैव सम प्रोसेसेस, उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं, आपने उनको समझा नहीं, स्टडी नहीं किया। एक कुछ लेवल तक हमको उसको समझना चाहिए ऑब्वियसली, उसके बाद हम हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेंट की ले सकते हैं, टैक्स सीए की ले सकते हैं, लेकिन इसका प्लानिंग करना ये कम्प्लीटली हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। और इस चीज को समझते रहना। जैसे आप इस सेशन में अभी आए हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो उसमें इंटरेस्ट है या कुछ आपको देखना है। ऑब्वियसली ये पहला स्टेप है कि हमको जानकारी लेते रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो लिमिट है 1 लाख तक था, अभी 1.25 लाख हो गया है, अगले साल वो 1.5 लाख हो जाएगा, तो आपको कोई बताएगा नहीं, आप जाके ढूंढोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो आता रहेगा, बट हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हमको पता चलेगा। एसआईपी के गेन्स के ऊपर भी यही बेनिफिट हम ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल वन टाइम इन्वेस्टमेंट का लिया क्योंकि वो समझने में आसान था। एसआईपी का भी यही बेनिफिट आपका है, लेकिन उसमें जो एंट्री एग्जिट है, हर महीने एंट्री होती है, तो इसके लिए 1 साल पूरा होने के लिए हर इंस्टॉलमेंट को अलग टाइम स्टैम्प लगता है। इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट किया जा सकता है। ओके, टैक्स ऑडिट की हमने बात की थी। जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ के या 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करा लेना चाहिए। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लेकिन टर्नओवर और दुकान का जो टर्नओवर है उसमें फर्क होता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हो तो उसका टर्नओवर होता है सिंपल, सेल्स वॉल्यूम कितना है, टोटल कलेक्शन कितना हुआ, वो आपका टर्नओवर होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर कैलकुलेट करने का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसमें फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत सारे अमाउंट्स बड़े बड़े हो जाते हैं और वो 100 करोड़ तक भी जा सकता है अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो। इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर कोई एफएनओ ट्रेडिंग करता है तो वो मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। अगर आपका बिजनेस इनकम 50 लाख के ऊपर जब जाता है तो आपको एक कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। पर्सनल से ज्यादा बेनिफिट कंपनी को मिलते हैं टैक्स बचाने में। ओके, आपको अभी डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? हाँ बोलिए, कोई पूछ रहा था कुछ? एनीबॉडी? हॅलो सर. हाँ बोलिए. हा सर, अमोल बोलतोय. मला एक विचारायचं होतं, आपण जर एका दिवसामध्ये 1 लाखाचं जर एखाद्या शेअरचं आपण ट्रान्झॅक्शन केलं आणि त्याच्यामध्ये 10,000 प्रॉफिट मिळवलं आपण, एका दिवसात स्विंग ट्रेडिंग करून किंवा एक आठवड्याभरामध्ये, तर त्याच्यामध्ये टॅक्स त्या 10,000 वरती बसतो का पूर्ण 1,10,000 वरती बसतो? नहीं 10,000 वरती बसतो. स्विंग ट्रेडिंग जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब है आपने कुछ दिन होल्डिंग किया, राइट? मोर देन 1 डे. बरोबर. हाँ, तो वो तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जब आप इंट्राडे करते हो तो अलग टैक्सेशन रूल है। अगर आप होल्ड ओके, करते हो 1 दिन के लिए उसके बाद बेचते हो तो अलग टैक्सेशन रूल है। अब अगर होल्ड करते हो तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो मैंने स्लाइड दिखा है एसटीसीजी का, बरोबर. हाँ, बरोबर. वो लागू होगा। बरोबर. उसमें टैक्स होता है 20% ऑफ द प्रॉफिट। ये जो है तो आपका अगर हाँ. 10,000 का लॉस हुआ, 1 लाख इन्वेस्ट किया आपने, मान लो टाटा मोटर्स का शेयर आपने 1 लाख का आज खरीदा है और 4 दिन बाद या 4 महीने बाद आपने बेचा 1,10,000, तो 10,000 के ऊपर आपको 2,000 टैक्स पड़ेगा और वो 2,000 टैक्स आपको खुद जाके आईटी पोर्टल पे भरना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई और वो डिडक्ट तभी नहीं है। वापस वो 2,000 जो कट होता है वो बाद में वापस मिल जाएगा अपने को? नहीं, कट नहीं होता है, हाँ, हाँ. आपको खुद जाके भरना है, वही बोल रहा हूँ। ओके. ठीक है, आपको आइडियली कब भरना है? हर क्वार्टर के एंड में भरना है। जैसे आप मार्च में ट्रेडिंग आपने, सॉरी अप्रैल में ट्रेडिंग आपने शुरू किया, अप्रैल में जून, हाँ, इन 3 महीनों में हाँ. आपको मान लो 50,000 प्रॉफिट हुआ, तो वो 3 हाँ. महीने के एंड में आपको 50,000 का 20% मतलब कि 10,000 प्रॉफिट आपको खुद से जाके आईटी पोर्टल पे भरना है। वो वापस नहीं मिलेगा, वो आपका टैक्स है, वापस कैसे मिलेगा? ओके. वो ऑटो नहीं होता का उसका? ऑटो डिडक्ट नहीं होता है। ऑटो जो होता है ना, वो एसटीटी वगैरह वगैरह ब्रोकरेज के साथ जो लगता है वो ऑटो डिडक्ट होता है। उस टैक्स का, और वो इनकम टैक्स नहीं है, वो ट्रांजैक्शन टैक्स है। जो इनकम टैक्स है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है और आपको खुद जाके भरना है।
आइडियली हर क्वार्टर के एंड में भरना है। अगर आप क्वार्टरली तो क्वार्टरली पर भर सर भी है देते हमारा हैं। हमारा जो इनकम है मिनिमम रहता है साल में 1 लाख 1.5 लाख, तो उसमें से हम्म, हम 20,000 भरना पड़ेगा ना, 1 लाख रहेगा तो। हाँ, अगर आपने इनकम इनकम मतलब आपने प्रॉफिट लिया है, तो अगर आपको स्टॉक को होल्ड हाँ कब तक, मान लो वही 4 ना, साल मैंने एक साल में ना 1 लाख ही कमाए, एक 5 लाख के स्टॉक में से, तो 1 लाख तो में से हमको 20% हमको 20,000 भरना है। 20,000 भरना है आपको। अगर अब आप तो इसको 20 इग्नोर किया तो क्या डिफॉल्ट होता है फिर उसका? इग्नोर किया तो नोटिस आएगा आपको, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है वो तो आपको उनको दिखेगा, बिकॉज सारे डीमैट अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन आईटी पोर्टल के साथ अभी कनेक्टेड है। पहले नहीं था। ओके। प्रॉफिट हाँ हाँ हुआ हाँ। है, अगर अगर आईटी पोर्टल इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अगले 6-7 साल तक कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। 6-7 साल तक ओके नोटिस, ऐसा मैंने सुना है। ये हो सकता है 10 साल बाद भी आए, पता नहीं। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो वो 6 साल तक रुकना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। आपको अगर हुआ है तो हर साल प्रॉफिट को भरते जाना आपको बेहतर होगा, टैक्स को ओके भरने से। सर, ओके और सर। जैसे मैंने बोला, खुद जाके भरना है हमें, किसी और का डिडक्शन होगा फिर, वैसा नहीं है। तो क्या अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सैलरी के लिए फॉर्म 16 आपकी कंपनी से मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं मिलता है तो आपको सैलरी स्लिप्स को संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, वो सैलरी स्लिप्स आपको लगेंगे जब आप आईटी रिटर्न भरोगे, अगर आपका फॉर्म 16 नहीं है। फॉर्म 16 तब नहीं होता है जब आपका जो एम्प्लॉयर है वो बहुत रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। मान लो कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिसमें आपको सैलरी मिलती है, उसका कोई पीपीएफ नहीं कटता, पीएफ नहीं कटता, तो उस केस में आपको खुद से आपकी सैलरी डिक्लेयर करनी होगी आईटी रिटर्न भरते समय। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अपने संभाल के रखने हैं। बिजनेस इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जो एक्सपेंसेस है उनके रिसीट्स होते हैं, जो आपको सेल्स हुआ उसके रिसीट्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, वो आपको संभाल के रखने हैं। ट्रेडिंग इनकम है तो आप सीधे ब्रोकर टर्मिनल पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करके रख सकते हो। ये काम आपको आइडियली कब करना है, मार्च महीने में इसकी शुरुआत करनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आइडियली 31 मार्च की डेटेड होने चाहिए। तो 31 मार्च को आपको अलर्ट होकर ये सारे स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके रखनी चाहिए। अगर आप आईटीआर में डिक्लेयर करने वाले हो या नहीं भी करने वाले हो, तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स हर साल रखना बेनिफिशियल होगा। बैंक स्टेटमेंट्स, सारे बैंक स्टेटमेंट्स आपको हर फाइनेंशियल ईयर के डाउनलोड करके रखने चाहिए। और जो भी ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू का है, मान लो ट्रांजैक्शन आपके नॉर्मल, आपने यूपीआई पेमेंट किया 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो वो ठीक है। बट आपकी जो भी अमाउंट्स आपकी सैलरी के या उससे बड़े वाले जो कि अमाउंट के ट्रांजैक्शन है, उसके सामने रिमार्क्स उसी साल में डाल के आप रखेंगे तो अच्छा है। जैसे आपने किसी को दिया 1 लाख और उसने 4 महीने बाद लौटा है, तो ये बैंक अकाउंट को देख के आपको 10 साल बाद बिल्कुल याद नहीं आएगा कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है। इसके लिए हर साल बैंक अकाउंट को डाउनलोड करके एक्सेल में उसके ऊपर रिमार्क्स लिखिए कि ये किस चीज का ट्रांजैक्शन है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसको सेव करके गूगल ड्राइव पे रख दीजिए। अगर 10 साल बाद भी आपको टैक्स नोटिस आता है तो आप बता सकते हो कि ये क्या चीज है। डिविडेंड स्टेटमेंट्स, म्यूचुअल फंड के कुछ डिविडेंड आते हैं, स्टॉक के डिविडेंड्स आते हैं, वो भी टैक्सेबल है, उसका भी टैक्स हमको भरना है। तो वो भी स्टेटमेंट्स आप रखिए, आइडियली टैक्स को खुद जाके भरते रहे। रेंटल इनकम के रिसीट्स, अब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है या तो आपका सॉफ्ट फॉर्मेट में रियल एस्टेट है। सॉफ्ट फॉर्मेट का मतलब है कि आपके डीमैट अकाउंट में भी आजकल रियल एस्टेट के यूनिट्स मिलते हैं। इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो मैं एक अलग सेशन ले सकता हूँ कि हमको रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट एकदम कम से कम 200-300 रुपए से भी हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। बहुत ही सेफ तरीका है। लेकिन अगर आपकी रियल प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़े लेवल के इनकम्स आपके होते हैं, फिर ऐसे रिसीट्स आपको आइडियली रखने चाहिए। और हर साल का एक फाइल बना के रखेंगे तो बेटर होगा अगर आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है तो। आपकी पोर्टफोलियो जो भी है स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसकी 31 मार्च के एंड पे क्या यूनिट होल्डिंग्स है और उसकी परचेस वैल्यू क्या थी। तो होल्डिंग का मतलब होता है खरीदी कीमत। जिस कीमत में खरीदा गया है स्टॉक या फंड, उस खरीदी कीमत की ही इंपॉर्टेंस होती है। आप कई बैलेंस शीट में वगैरह देखोगे तो आज की वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आज अगर आप प्रॉफिट में हो, लॉस में, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी खरीदने की जो कीमत थी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिस्ट्री शोज दैट मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन मोर देन ब्रिलियंस। आप कितने होशियार हो, इससे ज्यादा आप कितने डिसिप्लिन हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आईटीआर के लिए यूज नहीं भी करने वाले हो, तो भी सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में गूगल ड्राइव में रखना, हर फाइनेंशियल ईयर के अलग अलग बना के, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगले 10 सालों में, 20 सालों में कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ओके, विद दिस मेरी तरफ से टॉपिक्स खत्म हो गए। इसके रिलेशन में अगर किसी के कोई सवाल है या आप ट्रेडिंग रिलेटेड भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी है। इसके लिए वो भी कुछ डाउट्स है तो वो हम बाद में लेंगे। फिलहाल टैक्सेशन के अगर कुछ सवाल है तो विल गो विद दैट। और इफ यू हैव सम स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस जो कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, तो वो भी पूछ सकते हैं। सर ते 20% ची 1 इयर साठी शॉर्ट टर्म साठी होती ना, हाँ, बोलिए।
तुम्ही म्हणलात सर आता एक वर्षाच्या आत आपण हे केलं म्युच्युअल फंड मधनं प्रॉफिट हे काढला तर त्याच्यावरती टॅक्स पासून हे होणार नाही. तर हे 20% सर काय शॉर्ट टर्म ह्याच्यासाठीच आहे ना? शॉर्ट टर्म आहे, म्हणजे तुम्ही समजा म्युच्युअल फंड मध्ये 1 लाख रुपये टाकले आणि तुम्हाला 6 महिन्यांनी लागतात, मग तुम्ही 1,05,000 काढले. हा. कारण 1,05,000 व्हॅल्यू झाली असेल त्याची, समजा 5% वाढले असतील 6 महिन्यामध्ये, तर ते जे 5,000 आहे त्याच्यावरती 20% प्रमाणे 1,000 रुपये टॅक्स पड़ता. 5,000 20% 1,000, 5,000 का 20%, 1,000 टैक्स आपको भरना पड़ेगा और खुद जाके भरना पड़ेगा. आईटी पोर्टल के ऊपर एक लिंक होता है, कोई भी टैक्स कंसल्टेंट आपका तुम्ही ते आपको बता एक्सेल मध्ये एक्झाम्पल दिलं त्यात नो टॅक्स बद्दल केलेलं. एक मिनिट, एक्सेल मधलं एक्झाम्पल ह्याच्यात नो टॅक्स म्हटलं मी, बरोबर? हो, 1 लाखाच्या खालचं सर. हा, पण हे होल्डिंग मोर दॅन 1 इयरचं आहे, म्हणजे तुम्ही 1 वर्षापेक्षा अधिक होल्ड करायचं. इथे काय एक्झाम्पल दिलं तुम्ही, हे बघा इथे आता तुम्हाला समजा धरून चला तुम्ही 13 मार्चला खरेदी केला हा 5 लाखाचा, 13 मार्च 2018, ओके. तो इसको आपको बेचना कब है? तकरीबन 16 मार्च 2019 को बेचेंगे आप, मतलब 1 साल होने के 4-5 दिन बाद बेचेंगे. अगर 13 मार्च से पहले बेचोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा. फिर 16 मार्च को आप ये फंड बेचोगे और मान लो 17 मार्च को आपने फिर से खरीद लिया, ठीक है. 13 मार्च 18 को खरीद लिया, 17 मार्च को बेचा और मान लो 18 मार्च को फिर से खरीद लिया, तो आप कब बेचोगे? मान लो 21 मार्च को, 2-3 दिन बाद 21 मार्च 2020 इस दिन आप बेचोगे और फिर खरीद लोगे 22 मार्च को 2020. तो हर परचेस और सेल के अंदर आपको 365 दिन के ऊपर 4 दिन गुजारने के बाद बेचना है, तब आपका ये टैक्स बचेगा. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ कहा होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर. लेकिन आपको 6 महीने में बेचने की जरूरत पड़ गई तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20%, मतलब कि 5 रुपए प्रॉफिट होते 1 रुपया टैक्स पड़ेगा, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया टैक्स पड़ेगा, 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 200 रुपए टैक्स पड़ेगा, 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो 2,000 टैक्स पड़ेगा. तो ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कि लेस देन 1 ईयर, आपको लेस देन 1 ईयर में बेचने की जरूरत पड़ गई. तो म्यूचुअल फंड में जनरली जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एसआईपी लोग करते हैं तो 3 साल 4 साल 10 साल तक तो होल्ड करते हैं. स्टॉक्स में ये हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपको लगता है कि 6 महीने में ये बढ़ गया है, अभी तो नीचे जा सकता है, तो मुझको ये प्रॉफिट लेना है. उस वक्त आपको सोचना है कि जो भी प्रॉफिट आप ले रहे हैं 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. लेकिन वो भी परवड़ता है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि स्टॉक फिर से नीचे जाएगा, आपकी खरीदी हुई कीमत पे जाने वाला है, तो आपको वो टैक्स भरने के बाद भी बेनिफिशियल ही होगा. ठीक है. ये स्विंग ट्रेडिंग का अगर आपने कोर्स किया है या करने वाले हैं तो उसमें आपको ये एक पार्ट रहेगा कि आपको जब भी प्रॉफिट लेना तो ये 20% टैक्स का आपको कंसिडर करना पड़ता है. जब हम टारगेट्स लगाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में तो यूजुअली 5% से ज्यादा ही होते हैं, 10%, 12%, 15% होते हैं. तो अगर आप 5% प्रॉफिट के लिए कोई ट्रेड चला रहे हो तो उसमें से मान लो कि 4% आपका, 1% गवर्नमेंट का है. ठीक है. तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बिजनेस, उसका एक अलग कोर्स होता है बीएफएफ मनी का, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स भी कवर होते हैं. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप 1 साल के अंदर बेच रहे हो, 1 साल के बाद बेच रहे हो. क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1.25 लाख रुपए का लिमिट है ना, ये लिमिट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सबका मिला के है. ऐसा नहीं कि 1.25 लाख आपको म्यूचुअल फंड पे अलग मिलेगा, 1.25 लाख आपको स्टॉक्स पे अलग मिलेगा, ऐसा नहीं. पूरे साल में जो भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड आपने बेचे सबका मिला जुला जो बेनिफिट है ये 1.25 लाख तक ही मिलेगा. अगर आपने 1 लाख प्रॉफिट स्टॉक्स में लिया है और 1 लाख म्यूचुअल फंड में लिया है तो दोनों मिला के 2 लाख हो गया, उसमें से 1.25 लाख बेनिफिट हो जाएगा, 75,000 पे 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा. तो लॉन्ग टर्म में टैक्स का रेट भी कम है और ये बेनिफिट भी मिलता है. शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट भी नहीं है, एग्जेम्पशन का कोई अमाउंट भी नहीं है और टैक्स भी 20% है. ठीक है. तो गवर्नमेंट का ये प्रमोशन इसके लिए है कि लोगों को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में ज्यादा नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो 30% टैक्स देने को परवड़ना चाहिए. इस हिसाब से आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो जाना चाहिए. हॅलो, कर सकते. हाँ मॅडम बोला. माझा सॅलरी इन्कम आहे आणि मी मागच्या वर्षीच ट्रेडिंग अकाउंट ओपन केलंय. 2 वर्ष Okay. झाली. पण आदल्या मी स्वतः आयटीआर रिटर्न फाईल करते, म्हणजे बेसिक मला येतं. तर मी मागच्या वेळेला आयटीआर 1च भरलं. मला हे नॉलेज नव्हतं. तर मग या वेळेला मला आयटीआर 2 भरायला पाहिजे का? तुम्ही प्रॉफिट घेतलाय का? स्टॉक सेल केले आहेत का डिमॅट हो, मध्ये? स्टॉक सेल केलेले आहेत मी. हा, मग तुम्हाला त्यातनं प्रॉफिट किंवा लॉस तर झालाच असेल, तर हो. तुम्ही जरी डिक्लेअर नाही केला तरी तुम्हाला तो आयटी पोर्टलवरती कदाचित दिसेल. किंवा अच्छा. तुम्हाला तुमचं झिरोदाचं वगैरे अकाउंट असेल तर तुम्ही डाउनलोड करून बघा, त्याच्यात तुम्हाला
प्रॉफिट जे असतील ते दिसतील शॉर्ट टर्म. तुम्हाला ओके. त्याच्यावरती टॅक्स कॅल्क्युलेट करून टॅक्स पण भरायला पाहिजे आणि आयटीआर हा. मध्ये फायलिंग मध्ये पण टाकायला पाहिजे. म्हणजे ITR 2 या वेळेला मी भरायचा का? हो, आयटीआर 2 भरा तुम्ही मागच्या वर्षीचा म्हणजे 2025चा. ओके ओके आणि थँक्यू. तुमच्या ओळखीचा कोणी टॅक्स कन्सल्टंट असेल जवळपास की तुमच्या ऑफिसमध्ये कोणाच्या ओळखीचा असेल तर त्याच्याशी पण कॉन्टॅक्ट करा आणि ओके त्यांना सांगा की मला आयटीआर 2 भरायचं आहे. कॅपिटल गेनचं स्टेटमेंट तुम्ही डाउनलोड करून त्याला देऊ शकता. ओके ओके. कुठला अकाउंट आहे तुमचा डीमॅटचा? माझं झिरोदा मध्ये आहे, झिरोदा. झिरोदाच्या कन्सोल मध्ये जाऊ शकता तुम्ही. हा. ते म्युच्युअल फंडच्या त्या इंडिव्हिज्युअल लॉग इन मध्ये गेलं ना तरी सुद्धा कॅपिटल गेनचं स्टेटमेंट मिळतं. ते मी हो. बघितलेलं आहे. हा म्युच्युअल फंडचं इकडे तिकडे मिळतं. इथे तुम्हाला प्रिव्हियस इयरचा टॅक्स पीएनएल मध्ये जायचं आणि हे टॅक्स पीएनएल डाउनलोड करायचं. सिम्पल ओके ओके थँक्यू. टॅक्स पीएनएल. ठीक आहे, तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता कन्सोल मध्ये जाऊन आणि तुम्हाला ते मिळेल तिथे. ठीक आहे. ओके ठीक आहे. थँक्यू फॉर जॉइनिंग. आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू. थँक्यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स आप ग्रुप पे भेज सकते हैं.